अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है शौहर के साथ जाऊंगी या मरी सूरत दिखाऊंगी। टोबा टेक सिंह के थाना पीर महल का मुकदमा नंबर 518/11। हेलो। मुझे नौकरी से निकलवा के तुम्हें क्या मिला? अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन से मुकदमे हैं जेरे तफ्तीश। पुलिस फाइल में दर्ज हुआ टोबा टेक सिंह का एक केस। देखते हैं इस केस में कौन है जालिम और किस पर हुआ जुल्म। महल का नवाही चक 700/42 गाफ में वाक़े है, शोरकोट कैंट के साथ ही। ये है पीर महल की यूनियन काउंसिल नंबर 75 का देही इलाका। यहीं रहता है मोहम्मद सिद्दीक, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का रिटायर्ड मुलाजिम है। उसकी रिटायरमेंट को हो चुके 7 साल। सिद्दीक के हैं 3 बेटे, सईद, साजिद और उस्मान। सईद और साजिद बटा रहे थे हाथ बाप का, घर का खर्च चलाने में और जिंदगी को बेहतर बनाने में। सईद था बिस्किट बनाने का माहिर, साजिद मोटरसाइकिल मैकेनिक था। दोनों भाई चले गए थे रावलपिंडी और उन्हें मिल गई थी मुलाजमतें अच्छी। साजिद का काम भी अच्छा चलने लगा और सईद का भी। सईद काम कर रहा था एक बेकरी पर और यूं दोनों भाई चला रहे थे घर। दोनों घर के खर्चे के लिए पैसे जमा कर रखते थे। 2-3 महीने बाद वो घर आते और पैसे लाते, माँ बाप से दुआएं लेते और पैसे उनके हाथ पर रख देते। फिर सिद्दीक की बीवी रजिया को फालिज का अटैक हुआ। वो शदीद बीमार हो गई। उसके इलाज पर भी काफी खर्च उठने लगा और सूरत हाल सिद्दीक के लिए परेशान कुन हो गई। सिद्दीक की बेटी फरहत घर में अपनी वालदा की तीमारदारी करती और करती घर का कामकाज। उसकी माँ का साथ साथ चल रहा था इलाज। सिद्दीक ने सोचा कि अगर सईद और साजिद की शादी कर दे तो घर के कामकाज और बीवी की देखभाल का मसला हल हो जाएगा। वो दोनों बेटों के रिश्ते तलाश करने लगा। सिद्दीक ने अपनी बीवी के करीबी अजीज को बेटों के रिश्तों की तलाश के लिए कहा। उन्होंने पीर महल के नवाही चक 672/13 गाफ बे में मोहम्मद जावेद और परवेज की 2 बहनों को सिद्दीक के दोनों बेटों के लिए पसंद किया। सिद्दीक और उसकी बीवी दोनों लड़कियों को देखने चक नंबर 672/13 पहुंचे। लड़कियों के बड़े भाई जावेद ने कहा कि वो करता है मेहनत मजदूरी और बाप बनकर उसने की हैं दोनों बहनों की जरूरियात पूरी। वालदैन बचपन में ही मर गए और दोनों बहनों की कफालत उसके जिम्मे कर गए।
अब इनकी शादी सईद और साजिद से हो जाए तो एक फर्ज अदा हो जाए। शादी की तारीख रख दी गई 31 अक्टूबर 2010। सईद और साजिद की शादी हो गई बड़ी धूमधाम से। चंद दिन बाद ही दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों से इजाजत ली रावलपिंडी जाने के लिए और कुछ कमाकर लाने के लिए। दोनों घर से चले गए। सईद की बीवी खुर्शीद और साजिद की बीवी आसमा अपनी नंद फरहत के साथ सास रजिया बीबी की खिदमत में लगी रहती। शादी के बाद सईद और साजिद 2 महीने बाद घर वापस आए, मगर उनका इसरार था कि वो 1 आध दिन में ही वापस चले जाएंगे। आसमा ने साजिद से कहा कि वो साथ जाएगी और जिंदगी जहां शौहर होगा वहीं बिताएगी। साजिद ने कहा कि वो उसे साथ नहीं ले जा सकता, अभी उसके पास वहां मुस्तकिल घर नहीं और बीवी को वहां ले जाना बेहतर नहीं। आसमा रोने लगी। इस बात ने साजिद को गुस्सा दिलाया। सिद्दीक ने भी साजदा को समझाया, मगर उसकी समझ में न आया। फिर शौहर ने भी डांट पिलाई और ससुर ने गुस्से भरी शक्ल दिखाई। आसमा रो के चुप हो गई और खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो गई। मुझे तकरीबन 2-3 माह से वो यही बात कह रहे थे बार बार, मेरी वाइफ जो है, कि मुझे इस्लामाबाद ले जा अपने पास। ठीक है, मैंने एक बार अपने वाला साहब से पूछा था। ठीक है, उन्होंने मुझे यही कहा, देख ले अपनी वालदा की तबीयत देख ले, वो तो बीमार पड़ी है, तू लेके जाएगा तो पीछे क्या होगा। घर में आसमा और खुर्शीद की नंद के अलावा उनका देवर उस्मान भी रहता था और सास रजिया बीबी भी। साथ वाले घरों की दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं थीं कि घर में होने वाले मामला छुपा सकती। पड़ोसी एक दूसरे की नक्लो हरकत को देख सकते थे। सास और नंद के साथ दोनों की नोक झोंक का सिलसिला चल पड़ा और कभी कभी हो जाता था झगड़ा बड़ा। एक दिन दोनों बहनें अपने ससुराल से नाराज होकर अपने भाई के घर चली गईं। भाई ने उनकी बात सुनी और उल्टा अपनी बहनों से कहा कि तुम ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर हमारे पास आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। दोनों बहनें खुद ही वापस ससुराल आ गईं। सईद और साजिद दोबारा घर आए तो उन्होंने अपनी बीवियों को डांटा और एक ने तो लगा दिया चांटा। आसमा ने कहा अपने शौहर साजिद से कि वो अब तो हर कीमत पर उसके साथ जाएगी। साजिद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। आसमा ने कहा अगर ऐसा न हुआ तो न मैं यहाँ रहूंगी न रुख करूंगी मैके का और शौहर मरी हुई बीवी का मुंह देखेगा। साजिद ने उसे समझाया और गुस्सा बुझाया, मगर वो घर न रुका और रावलपिंडी चला गया। ईद ते मैं इत्थे आया सीगा, मेरी अपने वाला साहब ने ना थोड़ी जी मुँह मारी हुई सी भी असी आपस मैं और मेरे वाला साहब। ठीक है, उन्होंने मैंने डांटिया सीगा तो मैं गुस्से होके ते मैं चला गया सीगा। ठीक है, तो मेरी वाइफ ने मैनू फोन ते ही गल बार बार कहती सीगी या मैं नाल ले जा पिंडी, ठीक है, या फिर मैं मर जाऊंगी। मैं उन्हें रोकिया समझाया बहुत कुछ। मैं ठीक है 10-15 दिन मैं मकान का इंतजाम करके तो नाल ले जाना। 24 नवंबर 2011 की शाम घर में मोहम्मद सिद्दीक, फरहत, उस्मान और रजिया बीबी मौजूद थे। दोनों बहुएं अपने कमरे में थीं। सिद्दीक बुखार में मुब्तला होकर चारपाई पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। फरहत अपने भाई उस्मान के साथ घर के एक कमरे में
गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि अचानक बिजली बंद हो गई। सिद्दीक दवा लेने के बाद घर वापस आया तो उसने अपनी दोनों बहुओं को आवाज दी। कमरे से कोई जवाब न आया। उसने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर आवाज दी, मगर दोनों बहुओं में से न कोई बाहर आई न अपनी आवाज सुनाई। चंद मिनट बाद सिद्दीक ने उनके कमरे का दरवाजा खोला। उसके सामने दिल दहला देने वाला मंजर था। साजदा और खुर्शीद खून में लथपथ पड़ी थी और खून में भीगी छुरी भी उनके पास ही पड़ी थी। सिद्दीक ने दूसरों को आवाज दी और घर में एक शोर मच गया। गांव में मौजूद क्लिनिक से होम्योपैथिक डॉक्टर सैफुर रहमान को बुलाया, जिसने दोनों बहनों की हालत देखी, जिनमें बड़ी बहन खुर्शीद बीबी की मौत वाक़ई हो चुकी थी। मगर उसकी छोटी बहन आसमा की सांसें उखड़ रही थी। खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। डॉक्टर ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। लड़का उनका मुझे बुलाने आया। जब मैं उनके घर गया तो एक लड़की एक तरफ लेटी हुई थी जो खत्म थी, उसकी ब्लीडिंग भी बिल्कुल बंद थी। दूसरी लड़की जो सिसक रही थी, सांसें ले रही थी और हिल रही थी। मैंने उनको बोला कि एक खत्म हो गई, दूसरी को आप बाजार ले जाएं। तो उन्होंने वो गाड़ी का इंतजाम किया, गाड़ी वाले को फ़ोन किया, वो आई, वो लेके चले गए शहर। का भाई है छोटा, उसकी वाइफ ने हमें आवाज़ें दी, बच्चियों को कुछ हो गया। जब हमने पूछा उनसे शायद आपकी बच्चियों को जाए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इधर आपकी बहुओं को कुछ हो गया। जब हम मौके गए हैं उधर तो देखा कि चुरी जो है दोनों, एक तड़प रही थी, एक के गले पे चली खत्म हो चुकी थी। तोबा टेक सिंह से आए इस केस में आगे क्या हुआ, यह हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए आसमा और खुर्शीद का कातिल कौन। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे तोबा टेक सिंह से आए इस केस का अहवाल। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई और गांव के अफराद ने अपनी मदद आपके तहत जख्मी आसमा को गाड़ी में डाला और रूरल हेल्थ सेंटर ले गए। पता कोई नहीं किस तरह, ऐसे जाके देखा कत्ल हो पे, एक कहने से अस्पताल ले गए। आसमा की हालत बहुत बुरी थी। उसकी शहरक कट चुकी थी और वो बोल भी नहीं सकती थी। थाना पीर महल की पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तोबा टेक सिंह मौके पर पहुंची और आसमा का बयान लेना चाहा, मगर वो कोई बात ना कर सकी। मैं सबसे पहले सिविल अस्पताल गया था वो लड़की का बयान लेने के लिए, जो मजरूबा जो थी ना, जो सिविल अस्पताल तोबा चली गई थी। तो वहाँ पर मैंने जाकर उसका पता किया। लेडी डॉक्टर जो है ना सदीका अवैस, उससे मिला हूँ और मैंने एक एप्लीकेशन उसको दी गया कि ये जो मजरूबा है ये बयान देने के काबिल है या नहीं। तो उसने लिखा कि ही इज़ नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट, बयान देने के काबिल नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे फैसलाबाद रेफर कर दिया, जहां वो जाँ बहक हो गई। मैं भाग के जब कमरे में पहुंचा हूं तो देखा है कि एक लड़की बेड के ऊपर बिल्कुल
ख़त्म है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, खून से लथपथ है। दूसरी जो सांस ले रही थी उनके पास एक बड़ी सारी छुरी पड़ी हुई थी, जैसे वो बकरा ज़िबा करने के लिए रखी हुई है इन्होंने। तो एक लड़की को हमने गाड़ी में बिठाया, ले गए मकामी हॉस्पिटल में। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इसका रेंज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएं। वहाँ लेके गए, मैं भी वहाँ तक साथ गया हूँ, लेकिन वहाँ से आगे उन्होंने रेफ़र कर दिया अलाइड हॉस्पिटल में। तो उसकी भी वहाँ पे रास्ते में जाते हुए डेथ हो गई है। क्या दोनों बहनों ने अपनी शहरक काट ली थी या उनको किसी ने कत्ल किया था? मैंने पता नहीं, जो भी होया कुदरत ने आप किया, जो भी होया मैं तो इन्ना पता। मैं शहरों आया, आके मैं हाक मारी, मैं कितने गई कहने अंदर ही पई हैं, वो अगे भी पै जानियां रोज़ शाम कि मैं आके हाक मारी, दरवाजा खोलिया तो देखा तो दोनों ने गले कट्टे पे। सन कोई होर शक है, छुरी पई है, खुदकशी की थी, उस हिसाब नाल जान दिया, कोई बाकी किसी बना सन कोई नहीं है, इसलिए भी किसी ने। यहाँ पे सब घर अपने हैं, ठीक है। अगर कोई भी तीसरा आदमी आता है तो हमारे घर वालों को नहीं, चलो आसपास वालों को पता चल जाता कोई आता है। पुलिस ने जाए वकुआ का जायजा लिया। सईद और साजिद भी पहुंच गए घर और उनके साले भी। मेरे छोटे साले रमजान ने मैंने फोन किया, उन्हें कहा भी ऐसा सरकार है, मसला हो गया, ठीक है ना। उन्हें कहा भी तू घर फोन करके इतला कर, ठीक है भी सानू मैंने दस भी की मसला होया की नहीं होया। फिर मैं घर फोन किया, घरों पता किया, ठीक है। तो घरदियां ने मैंने छोटे भरा ने फोन चुकया, उन्हें मैंने यही गल की, उन्हें कहा यार आया छोटा जिहा मसला हो गया, तो बड़ी भाभी फौत हो गई है, तो छोटी नूं लैके हस्पताल गए हुए हैं। तो असीं उत्थों मैं बड़े भरा नूं फोन किया, छोटे नूं किया, उन्होंने फोन करके दसिया साले अपने नूं कि यह मसला ज़्यादा हो गया, तो तू हुणे वो कहने नहीं मैं सुबह जावांगा। मैं कहा नहीं सुबह नहीं, हुणे जाना। फिर असीं इकट्ठे आए तकरीबन उत्तों। अगली वैगन ते वो आया, पिछली ते असीं आए। सानूं टैलीफोन आया भी ऐसा इस तरह हो गया। असीं गए, अगे सब कुछ होया पिया सी, ठीक है। जो कुछ देखा काम हो गया सी, ते असीं वापस फिर पुलिस के तहत बच्ची ने एक नूं लै आंदा, एक नूं हस्पताल लै गए, उन्होंने वापस उधरों लैके आ गए थाना पीरमाल, इत्थे हस्पताल च आ गए। फिर असीं पीर महल अस्पताल में हुआ दोनों बहनों का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी नशा आवर या जहरीली दवा का जिक्र किया ही नहीं गया और ना इस रुख से देखा गया, जो डॉक्टर की संगीन गफलत है। पुलिस ने केमिकल एग्जामिनर लाहौर को नमूने भिजवाए हैं ताकि जहर या नशा आवर दवा का पता लगाया जा सके, मगर अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। वक्त गुजर चला है 2 महीने से ज्यादा। आसमा और खुर्शीद के बड़े भाई जावेद ने वाक़े को कत्ल करार दिया और ससुरालियों को इसका इल्जाम दिया। वो उन्होंने नहीं करवाई, वो उनके जो बाहर है इलाके वाले हैं, पिंड वाले, उन्होंने करवाई। वो यहाँ पे यही बता के गए कि हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई मसला मसाइल नहीं है। उनका यहाँ पे ये बयान था। वो तो उन्हें उधर जो उनके पिंड वाले हैं, उन्होंने उनके जेहन में पता नहीं क्या भरा है क्या नहीं भरा, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उनकी दो बहनें मरी हैं, हमें उनसे ज़्यादा है, हमारे 2 घर उजड़े हैं, ठीक है ना, हमारी ज़िंदगी तबाह है। कहने से तो कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हक़ाइक़ सामने आएंगे तो आपको अर्ज करेंगे। फिलहाल सरेदस्त हम कुछ नहीं बता सकते कि भी वो कत्ल है या वो उन्होंने खुदकशी की है, क्योंकि तहकीक अभी हो रही है। अभी तक ये पेशरफ्त हो कि हमने जो मवाद वगैरह है ना वो भेजा है केमिकल एग्जामिनर लेबॉर्ट्री लाहौर को, वहाँ पर जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा, जिसमें मैंने लिखा है कि इनको कोई पहले जहर वगैरह तो नहीं दिया गया, कोई नशा और चीज़ तो नहीं गई,
वो उनकी लेबॉरेटरी की रिपोर्ट पर आने पर कोई बात सामने आएगी। बच्चियों ने नहीं, घर वालों ने किया है। वो तो इतनी मासूम थी कि उनका घर में पता ही नहीं चलता कि घर में है या नहीं। थाना पीर महल में दर्ज हुए आसमा और खुर्शीद बीबी के मुकदमे की ये है FIR। मुकदमा नंबर 518/11 बजुर्म 302, 148 और 149। ये खुदकुशी थी या कत्ल? इर्द गिर्द के लोगों से मैंने खुफिया दराफ्त भी की है, खुद भी गए हैं, SHO साहब, इंचार्ज सिंह साहब, जनाब DSP साहब भी गए। लोग जो है ना, जहाँ तक गुजर बरादरी के लोग बैठे हैं, वो कोई भी बात किसी को बताने को तैयार नहीं है। वो बरादरी के वैसे समझते हैं कि ये हमारे लिए ना मुकद्दस है, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कोई बात बताने को तैयार नहीं। पुलिस ने नामजद मुल्जिमान को ले लिया हिरासत में और शुरू कर दी तफ्तीश। मुल्जिम सारे गिरफ्तार हैं, कोशिश जारी है सर इंशाअल्लाह। क्या दोनों बहनों ने एक दूसरे का गला काटा था, या पहले एक बहन ने दूसरी का गला काटा और फिर अपना? सच क्या था? आसमा की उंगलियां पैदाइशी तौर पर आधी थी। वो छुरी को ठीक तरह पकड़ भी न सकती थी। फिर उसने अपना और बहन का गला कैसे काट डाला? क्या ऐसी उंगलियों से ऐसा मुमकिन था? कहते ने ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦੈਸ਼ੀ ਸੀ ਐਸੇ ਜੋ ਕਿਦਾਂ ਛੁਰੀ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੜ। ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਮਕਿਨ। बिस्तर पर खून एक ही जगह मौजूद था। क्या इसका मतलब था कि उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की? अगर उन्होंने खुदकुशी करनी थी तो जहर ही क्यों ना खा लिया? क्या दोनों को रास्ते से हटाया गया था? अगर वो कत्ल करता तो दोनों को खत्म करके जाता, ठीक है ना? जिसने भी किया, अगर आप हम पे शक करते हैं तो अगर हम कत्ल करते या हमारे वालिद साहब या हमारे भाई कत्ल करते तो उसे लेके अस्पताल क्यों जाते? वो यहाँ से फैसलाबाद तक ले गए, यहाँ से टोपा टैक्सी ले गए, फैसलाबाद ले गए, वो क्यों लेके जाते? अगर वो खुद ही कत्ल करते तो वो लेके उन्हें क्यों जाते यहाँ से? बिस्तर पर खून का एक ही जगह मौजूद होना इस बात को भी तकवीयत देता है कि मौका वारदात पर एक से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने मकतूला आसमा और खुर्शीद के जिस्म को उस वक्त तक पकड़े रखा जब तक उनके बदन से हरकत खत्म नहीं हो गई। मगर पुलिस अपने खौल से बाहर क्यों नहीं आ रही और क्यों केस के दूसरे पहलुओं पर गौर नहीं किया जा रहा? पुलिस फाइल टीम की तफ्तीश में ये भी आया कि आसमा और खुर्शीद की नंद फरहत यास्मीन के मुबैना तौर पर किसी से नाजायज ताल्लुकात थे और उसकी दोनों भाभियों के इल्म में ये बात आ चुकी थी। चुनाचे उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खुदकुशी का ड्रामा बनाया गया और दोनों को रास्ते से हटाया गया। आलाए कत्ल के दस्ते पर सिद्दीक की उंगलियों के निशानात मिले जो सिद्दीक के मुताबिक इसलिए लगे कि उसने कमरे में आने के बाद खून आलू छुरी उठाकर मेज पर रखी थी। जाए वारदात और केस की तफसीलात कहती हैं कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल है। आसमा और खुर्शीद ने खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ? नामजद मुल्जिमान जेरे हिरासत हैं और केस जेरे तफ्तीश। नतीजा जो भी हो सामने आ जाएगा और SP मूसा बहुत जल्द आपको बताएगा कि यह खुदकुशी थी या फिर कत्ल। हेलो, मुझे नौकरी से निकलवा के तुम्हें क्या? ब्रेक के बाद देखिए अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में सजा तो तुम्हें भी मिलेगी।
हमारे मुआशरे में इस कदर घुटन है कि जब भी कोई मजबूर लड़की घर से निकलती है तो सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं और उसकी मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही मजबूर लड़की है कलसूम। आइए सुनते हैं उस मजबूर लड़की की कहानी। मैं 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर के हालात आजकल के दौर में ऐसे ही थे जैसे सब घरों के होते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हर वक्त होता रहता था। एक दिन ऐसे ही झगड़े से तंग आकर मैंने अपने बाप से बात की। मगर अब्बा, इसमें कोई आर भी तो नहीं है। तू मुझे ना सिखा, बाहर निकलेगी तो बुरी नजरें तो उठेंगी ना। तो जब मैं कॉलेज जाया करती थी बुरी नजरें तो तब भी उठती थी। और मुझसे इतनी ज्यादा बहस ना कर, जा दफा जा यहाँ से। अब्बा ने उसके बाद कोई बात नहीं की। मैंने भी अब्बा से दोबारा इजाज़त नहीं मांगी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक दोस्त के रेफरेंस से मुझे एक दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। पहला महीना तो ठीक गुजर गया, मगर एक दिन जा रही हैं आप? जी सर। अच्छा, जरा मेरे कमरे में आइए। जी। उस दिन अख्तर साहब सबके जाने के बाद मुझे अपने ऑफिस में ले गए। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने उनको धक्का दिया और उनका सर मेज से जा लगा और सब फट गया और मैं दफ्तर से निकल गई। उस वाक़ये के बाद मैं काफ़ी डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने अपनी एक कुलीग से बात की। उसने मुझे मशवरा दिया कि बॉस से शिकायत करो। मैंने ऐसा ही किया। बॉस ने अख्तर को जॉब से निकाल दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद ये चीज़ मुझे महंगी पड़ी। हेलो। मुझे नौकरी से निकलवा के तुम्हें क्या मिला? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। सजा? सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। देखना मैं करता क्या हूं। मैंने समझा कि वो मुझे सिर्फ धमकियां दे रहा है, मेरा कर कुछ नहीं सकता। मैंने इस बात को अहमियत नहीं दी। कुछ अरसे के बाद एक दिन घर आ रही थी कि अख्तर और उसके साथियों ने मुझे अगवा कर लिया। उन्होंने मुझे गाड़ी में बेहोश कर दिया था। जब आँख खुली तो खुद को एक बंद कमरे में कैद पाया। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलें। कोई है?
मेरा सर फाड़ने का बदला। हैरेसमेंट क्या होती है कि अब मैं तुझे बताऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दो। 2 दिन उसने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे भूखा प्यासा रखा। 2 दिन तक जब कोई ना आया तो मैं समझी शायद वो लोग चले गए हैं। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ ना हुआ। मैं थक हार कर बैठ गई। 3 दिन बाद मैंने उन्हें बहुत से वास्ते दिए लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। वो 3 दिन तक मुझे नोचते रहे। एक रात उन्होंने मुझे वहां से निकाला। हेलो। बेटी चाहिए तो नवाब रोड की गली नंबर 3 में आ जाओ। हेलो हेलो हेलो। वो मुझे बेहोशी की हालत में एक खाली रोड पर फेंक कर चले गए। मैं 2 दिन अस्पताल में रही। हमने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। अब मैं केस लड़ रही हूँ और सोचती हूँ कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली। शायद अपने घर की महरूमियों को मिटाने के लिए, अपने घर से बाहर निकलने की, या माशरे से गुर्बत मिटाने का जुबानी दावा करने वाले उन लोगों के गुनाह की जो दावा तो करते हैं मगर पूरा नहीं करते। कलसूम को तो शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन क्या हमारे माशरे में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे औरत को इज्जत और तकरीम मिल सके? या हम सिर्फ मशरकी और इस्लामी माशरा होने का जुबानी दावा ही करते रहेंगे? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन से मुकदमे हैं जेरे तफ्तीश। पुलिस फाइल टीम की तशवीश, जैकबाबाद की फजीला सरकी का केस है अभी तक जेरे तफ्तीश। फजीला को इग़वा हुए एक अरसा बीत चुका है मगर वो अभी तक बाजियाब नहीं हुई। ये है जैकबाबाद का नवाही गांव गड़ी हसन।
और ये है अब्दुल रज़ाक की बेटी फजीला की तस्वीर। 7 साल की फजीला घर से बाहर निकली। उसे गली की दूसरी जानिब बने होटल तक जाना था। ये है वो होटल जहां मासूम फजीला चाय लेने आई थी, मगर वो घर वापस नहीं पहुंची। फजीला कहां गई? क्या किसी ने उसे अगवा कर लिया था? अब्दुल रज़ाक ने पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराना चाहा, जो न हो सका। न कहीं से मिला बच्ची का सुराग। फिर अब्दुल रज़ाक को पता चला कि उसकी मासूम बच्ची बुढ़ो सरकी की कैद में है, जो उसी इलाके का है एक मशहूर डकैत। बुढ़ो सरकी ने तलब किया भारी तावान, मगर फजीला को वापस न किया। 7 महीने बाद फजीला के अगवा की FIR काटी गई। पुलिस फाइल प्रोग्राम ने बार बार इस मसले को उठाया, मगर फजीला केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। अब्दुल रज़ाक सरापा एहतजाज है और इलाके भर के लोग उसकी बाजियाबी के लिए हड़तालें करते हैं। 2007 की इंतखाबी मुहिम के दौरान सैयद कायम अली शाह ने जलसाए आम में कहा, PPP की हुकूमत कायम होते ही फजीला को जरूर वापस लाएंगे। उनकी हुकूमत कायम हुई, मगर फजीला वापस ना आ सकी। इलाके के DPO बदलते रहे और फजीला को वापस लाने के वादे करते रहे, मगर कोई वादा वफा न हुआ। फजीला का केस कब तक रहेगा ज़ेरे तफ्तीश? फजीला कहाँ है, किसी को पता नहीं। उसकी माँ अपनी बेटी के गम में रो रो कर नींद पागल हो चुकी है। फजीला के अगवा का नामजद मुल्जिम बुढ़ो सरकी मर चुका है। उसकी बाजियाबी के दावे झूठे साबित हुए। फजीला का केस अभी तक ज़ेरे तफ्तीश है। क्या मौजूदा DPO फजीला की बाजियाबी का बेड़ा उठाएंगे और एक मजलूम मां को उसकी बेटी से मिलवाएंगे? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।